नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो कि दिया हुआ है 182 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एजेंट हम लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी कहीं जरूर सुना होगा या देखा होगा। ठीक है, बस हमको या तो पता नहीं होता ये एजेंट है या पता भी होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में बंधा हुआ है। तो एजेंट माने क्या, एजेंट माने क्या, डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन 182 में बताया हुआ है कि क्या होता है। तो देखते हैं। एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट, अगर ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो एजेंट नहीं है। द पर्सन फॉर हुम सच एक्ट इज डन और हु इज सो रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। यानी कि अगर एक आदमी को अपॉइंट करता है, एक आदमी ए बी आदमी को अपॉइंट करता है उसका कुछ काम करने के लिए या थर्ड पार्टी से डील करने के लिए, वो आदमी दूसरे आदमी को अपॉइंट करता है, तो वो जो आदमी होगा वो कौन कहलाएगा, उसका एजेंट कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आदमी है ए, उसको अपनी गाड़ी बेचनी है, तो वो अपनी गाड़ी बेचने के लिए एक आदमी को अपॉइंट करता है बी कि भाई तू देख आसपास मार्केट में कि किसको गाड़ी दे चाहिए। तो वो जो बी है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो बी है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और थर्ड पार्टी से डील भी कर रहा है। तो ये जो बी आदमी हो गया वो कौन हो गया, ए का एजेंट हो गया। तो द पर्सन फॉर हुम एक्ट इज डन, और जिसको रिप्रेजेंट उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल बोलते हैं। जिसको जो एजेंट जो है वो जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है। हु में एम्प्लॉय एजेंट, एजेंट को एम्प्लॉय कौन कर सकता है, जो मेजोरिटी, जिसने एज ऑफ मेजोरिटी अटेन कर ली हो या फिर जो साउंड माइंड हो, या फिर मतलब जो कि साउंड माइंड भी हो और मेजर भी हो, 18 साल के ऊपर हो और साउंड माइंड हो। वो एक अगर कोई भी इंसान है जो 18 के ऊपर है और साउंड माइंड है, एजेंट अपॉइंट कर सकता है। और कौन एजेंट बन सकता है, कौन एजेंट बन सकता है, तो हर कोई एजेंट बन सकता है, बस शर्त क्या है, बट नो पर्सन हु इज नॉट द एज ऑफ मेजोरिटी एंड साउंड माइंड कैन बिकम एन एजेंट। अगर वो आदमी मेजर नहीं है या साउंड माइंड का नहीं है तो फिर वो एजेंट नहीं बन सकता। एजेंट अपॉइंट कौन कर सकता है, जो कि मेजर हो और साउंड माइंड हो। और एजेंट बन कौन नहीं सकता, जो कि अगर कोई आदमी मेजर नहीं है या साउंड माइंड नहीं है तो वो आदमी एजेंट नहीं बन सकता। 184 185 conditions not necessary, consideration not necessary, no consideration is necessary to create an agency। मतलब कि अगर मैं कोई एजेंट अपॉइंट कर रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि मुझको उसको पैसे देने ही पड़े। हो सकता है यार हमारा रिश्ता इतना अच्छा है कि वो फ्री में काम कर दे मेरे लिए, हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन देना ही पड़े, जरूर दे भी सकते नहीं भी दे सकते। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो जाएगा, वॉइडेबल नहीं हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं 186। एजेंट्स अथॉरिटी में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एजेंट की जो अथॉरिटी है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। कैसे, देखते हैं क्या है। डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी। An authority is said to be expressed when it is given by words, spoken or written। express तो हमको पता चल गया, या तो spoken हो या written हो। प्रिंसिपल ने या तो बोल दिया हो या लिख के दे दिया हो कि भाई ये तुम्हारी अथॉरिटी, तो वो एक्सप्रेस हो गई। An authority is said to be implied when it is to be inferred from the circumstances of the case, and things spoken or written or the ordinary course of dealing may be counted circumstances of the case। मतलब कि लिख के नहीं दिया हो या फिर बोला नहीं गया हो, लेकिन सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे बन गए हो उस केस के कि हाँ वो तो इम्प्लाइड ही है कि हाँ उसने तो हाँ बोली दी। इलस्ट्रेशन देखते हैं क्या। ए ओन्स अ शॉप इन श्रीरामपुर, लिविंग हिमसेल्फ इन कलकत्ता एंड विजिटिंग द शॉप ओकेजनली।
The shop is managed by B and he is in the habit of ordering goods from C in the name of A for the purpose of the shop and of paying for them out of A's fund with A's knowledge. B has an implied authority from A to order goods from C in the name of A for the purpose of the shop. मतलब इसका मतलब क्या कि ए एक आदमी है जो कि कलकत्ता में रहता है, लेकिन उसकी दुकान है वो श्रीरामपुर में है, श्रीरामपुर, ठीक है। अब उसकी जो दुकान है वो तो चला नहीं सकता क्योंकि उस वहां पर नहीं, कलकत्ता में, तो दुकान उसकी कौन चलाता है? बी उसकी दुकान चलाता है। अब बी उसकी दुकान चलाता है तो दुकान चलाने के लिए माल लेना पड़ता है, दुकान का जो माल है वो बुलाना पड़ता है, तो जो माल है वो सी से ऑर्डर करवाते हैं ये लोग, जो ए और बी है दोनों वो सी से ऑर्डर करवाते हैं। अब ये एक पॉसिबल तो है लेकिन नेसेसरी नहीं कि बार बार उससे पूछ, जब भी कुछ भी खत्म हो गया तो बार बार, तो ये बी क्या करता है, ये ए के नाम पे बार बार जब भी कुछ सामान बुलवाना होता है ए के नाम पे, ए के फंड पे, वो सी से माल बुलवा लेता है बिना ए से पूछे। तो ये एक इम्प्लाइड अथॉरिटी है, इम्प्लाइड, उसने बोला नहीं है लेकिन हाँ उसने ये इम्प्लाइड है कि हाँ चलो आपको दुकान संभालने के लिए दिए, हाँ ये तो सीधी सी बात है, आपको बुलवाना ही पड़ेगा आपको, तो ये एक इम्प्लाइड अथॉरिटी है। अब आते हैं हम लोग एजेंट्स अथॉरिटी पर। एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू डू एन एक्ट हैज अथॉरिटी टू डू एवरीथिंग लॉफुल थिंग व्हिच इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू डू सच एक्ट। An agent having an authority to carry on a business has authority to do every lawful thing necessary for the purpose or usually done in the course of conducting such business। मतलब कि एजेंट को कोई अथॉरिटी दे दी है और उस अथॉरिटी को पूरा करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए कोई भी लॉफुल चीज अगर जरूरी है, इलीगल चीज की बात नहीं हो रही, कोई भी लॉफुल चीज अगर जरूरी है उस अथॉरिटी को पूरा करने के लिए तो वो एजेंट वो काम कर सकता है। मान लो कि कोई बिजनेस है, अब बिजनेस चलाने के लिए कोई चीज जरूरी है, कुछ चाहिए जो भी है, तो बिना उससे पूछे प्रिंसिपल से वो काम कर सकता है क्योंकि वो एजेंट की अथॉरिटी में आता है। अब एक इलिस्ट्रेशन देखते हैं इसका। ए इज एम्प्लॉयड बाय बी रिसाइडिंग इन लंदन टू रिकवर एट बॉम्बे अ डेट ड्यू टू बी। A may adopt any legal process necessary for the purpose of recovering the debt and may give a valid discharge for the same। इसका क्या बोल रहा है ये कि ए तो खुद लंदन में रहता है और ए का पैसा अटका पड़ा है ए का पैसा अटका पड़ा है वहां पे बॉम्बे में, तो ए क्या करता है, बी को अपॉइंट करता है कि भाई यार मेरा पैसा निकलवा दे कैसे भी करके। तो बी क्या करता है, बी क्या कर सकता है, अब इसके लिए बी कोई भी लीगल प्रोसेस अपना सकता है क्योंकि अब ए ने तो बोल दिया बी से कि भाई कैसे भी मेरा पैसा निकलवा दे। अब पैसा निकलवाने के लिए वो कुछ भी करे, इलीगल काम नहीं कर सकता लेकिन वो तो खुद लीगल प्रोसेस के जरिए करवाना चाहता है, तो लीगल प्रोसेस के जरिए करवाना, तो ये भी उसकी अथॉरिटी के अंदर आता है, अथॉरिटी के अंदर, क्योंकि कोई भी उसका जो काम दे दिया है उसको, एजेंट का जो काम है उस काम को करने के लिए जो भी नेसेसरी चीज है वो कर सकता है, खुली छूट है उसको प्रिंसिपल से। A constitutes B his agent to carry on his business of a shipbuilder. B may purchase timber and other material and hire workmen for the purpose of carrying on the business। अब यहाँ पर क्या है कि A ने B को एज ए एजेंट अपॉइंट किया शिप बनाने के लिए, तो अब B क्या करता है, जो B शिप बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होते हैं, वर्कमैन होते हैं, ये सब वो हायर कर सकता है, ये वो बुलवा सकता है, खरीद सकता है। तो ये जो चीजें हैं ये उसकी अथॉरिटी के अंडर ही आती है। वही काम क्या था उसका, टू कैरी ऑन हिज बिजनेस ऑफ अ शिप बिल्डर। अब उसके लिए जरूरी क्या क्या है, अदर मटेरियल्स, हायर वर्कमैन, बिजनेस को चलाने के लिए ना, पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस, पर्पस क्या है बिजनेस को, अब उसके लिए जो भी नेसेसरी चीज है वो कर सकता है। Agent's authority in an emergency, an agent has authority in an emergency to do all such acts for the purpose of protecting his principal from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances। Illustration, an agent for sale, emergency के लिए उसको प्रिंसिपल को नुकसान नहीं हो जाए तो उसके लिए भी कोई एजेंट कुछ काम कर सकता है। इलस्ट्रेशन से समझेंगे क्या बोलना चाह रहा है। एन एजेंट फॉर सेल में हैव गुड्स रिपेयर्ड इफ इट बी नेसेसरी, मतलब कि कोई सामान बेचना है, अगर सामान मान लो खराब निकला है, कोई सामान को बेचना है, दुकान किसकी है, प्रिंसिपल की,
उसने अपॉइंट किसको किया, एजेंट को, कि भाई सामान दे दे, सामान दे दे, है ना। अब सामान को बेचना ही है, सामान को बेचना है। अब सामान को बेचने के लिए जरूरी क्या है, क्या जरूरी है, जरूरी क्या मतलब कोई भी खराब सामान लेगा क्या, कोई भी। अब ये तो जरूरी है ना कि सामान दे रहे हो तो आप सही सामान दो। तो ये क्या, तो ये क्या उसने एजेंट ने सोचा कि भाई मैं रिपेयर करके दे देता हूँ, तो रिपेयर करना तो वैसे भी जरूरी है, तो उसमें प्रिंसिपल से पूछने की जरूरत भी नहीं है। तो ये क्या है, एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। भाई अगर प्रिंसिपल से बातचीत नहीं हो पा रही, प्रिंसिपल ने देखा नहीं, तो ये एजेंट की खुद ड्यूटी बनती है। ड्यूटी क्या, ये खुद अगर वो चाहे तो कर सकता है प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए, ठीक है। A consigns provision to B at Calcutta with direction to send them immediately to C at Cuttack. B may sell the provisions at Calcutta if they will not bear the journey to Cuttack without spoiling. अब ये इंटरेस्टिंग है, ये यहाँ पर क्या है, A B को एजेंट अपॉइंट करता है, क्यों, क्योंकि कुछ सामान है वो C को भेजना है, कटक भेजना है। B कलकत्ता में है, कलकत्ता से सामान कटक भेजना है C को। अब बी जो है वो सामान कलकत्ता में जहां पे वो रहता है भले ही नहीं भेजे, कोई जरूरत नहीं है कटक भेजने की। अगर उसको लगे कि जो सामान अगर कटक भेजना है वो खराब हो रहा है तो हो जाएगा, सामान अगर कटक भेजूंगा तो खराब हो जाएगा, तो वो जो सामान है वो खुद कलकत्ता भी भेज सकता है, नहीं भेजे बाहर, ठीक है। ये होती है इमरजेंसी में, जहां पर अगर प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए एजेंट खुद काम कर सकता है। सब एजेंट्स क्या होते हैं, when agent cannot delegate, an agent cannot lawfully employ another to perform acts which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally unless by the ordinary custom of trade a sub agent may, or from the nature of the agency a sub agent must be employed। अब देखो, एजेंट को, एजेंट कभी भी, एजेंट मतलब लॉफुली कोई सब एजेंट को हायर नहीं कर सकता, लेकिन अगर कस्टम ऐसे हो, मार्केट के कस्टम ही ऐसे हो, रीति रिवाज ऐसे हो, या फिर जरूरी हो सब एजेंट को अपॉइंट करना, तो किया जा सकता है। लेकिन वैसे लॉफुली मतलब कि नॉर्मली में जहां पर जरूरी नहीं है वहां पे एजेंट को जरूरी नहीं है, वहां पे जहां जरूरी नहीं है वहां पे एजेंट सब एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता। अब यहां से क्या समझ में आ रहा है हमको कि सब एजेंट होते हैं वो अपॉइंट कौन करता है, एजेंट अपॉइंट करता है। कब, जब जरूरत होती है तब, जहां जरूरत नहीं है वहां पर एजेंट खुद नहीं कर सकता। अब सब एजेंट डिफाइंड, इन अ सब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी। ओरिजिनल एजेंट है उसके अंडर काम करता है सब एजेंट, और एम्प्लॉय भी वही करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड, where a sub agent is properly appointed the principal is so far as regards third persons represented by the sub agent and is bound by and responsible for his acts as if he were an agent originally appointed by the principal। प्रिंसिपल तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है थर्ड पर्सन, जो रिलेशनशिप होती है सब एजेंट और प्रिंसिपल की, वो एक थर्ड पर्सन रिलेशनशिप होती है, यानी कि उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, सब एजेंट का प्रिंसिपल से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, उसका कनेक्शन किसके थ्रू होता है, एजेंट के थ्रू। लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, अगर वो खुद एक एजेंट होता तो एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ओरिजिनली वैसी ही सब एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसी ही मानी जाएगी कि मान लो वो ओरिजिनल एजेंट ही है, सब एजेंट नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी वैसी होगी। लेकिन रिलेशनशिप क्या, थर्ड पर्सन रिलेशन, क्योंकि भैया अपॉइंट कौन करता है उसको, एजेंट ही तो अपॉइंट करता है। Agent's responsibility for sub agent, the agent is responsible to the principal for the acts of the sub agent। भैया जो अपॉइंट करेगा वही जिम्मेदारी उठाएगा, एजेंट अपॉइंट करता है तो सब एजेंट की जो जिम्मेदारी होगी, कुछ भी फॉल्ट करेगा, कुछ भी जो भी करेगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, एजेंट की होगी। सब एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, द सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट टू द एजेंट बट नॉट टू द प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग। सब एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एजेंट से, एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो, एजेंट से रिस्पॉन्सिबल होता है वो, प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है वो।
मतलब जवाबदारी किससे होती है, उसकी एजेंट की होती है, प्रिंसिपल की नहीं होती, प्रिंसिपल से नहीं होती जवाबदारी। लेकिन कब? एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग, बस इन केसेस में वो प्रिंसिपल जवाबदारी है, वरना हर चीज में जवाबदारी किससे? एजेंट से, प्रिंसिपल से नहीं। एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी। अब ये क्या बोल रहा है? वेयर एन एजेंट without having authority to do so has appointed a person to act as sub agent, the agent stands towards such person in the relation of a principal to an agent and is responsible for his acts both to the principal and to third person. The principal is not represented by or responsible for the acts of the person so employed, nor is that person responsible to that प्रिंसिपल। ठीक है, कि मान लो जहां पर एजेंट की अथॉरिटी नहीं थी सब एजेंट को एम्प्लॉय करने की, ठीक है, या तो अथॉरिटी हो तो आप सब एजेंट सब एजेंट को एम्प्लॉय कर सकता है, ठीक है। लेकिन मान लो जहां पर अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, ये लिखा विदाउट हैविंग अथॉरिटी टू डू सो, और वहां पर अगर एजेंट जो है सब एजेंट को अपॉइंट कर लेता है, ठीक है, जहां अथॉरिटी नहीं है वहां पर जो एजेंट है वो सब एजेंट को अपॉइंट कर लेता है, तो प्रिंसिपल को जो भी काम अब सब एजेंट करेगा, जो भी कुछ कर लेगा सब एजेंट, उसकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की नहीं होगी। द प्रिंसिपल इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय और रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द पर्सन सो एम्प्लॉयड। वहां पर प्रिंसिपल की जिम्मेदारी नहीं होगी। एजेंट को जब अथॉरिटी नहीं थी तो तुमने कैसे कर लिया, उसको एम्प्लॉय कर कैसे लिया उसको, जब तुम्हारी अथॉरिटी नहीं थी। तो अब तुमने कर लिया है, तुमने कर लिया है मुझसे बिना बिना अथॉरिटी के, बिना मुझसे पूछे कर लिया है तुमने, अब तुम भुगतो, मैं नहीं भुगतूंगा और वो नहीं भुगतेगा, वो प्रिंसिपल की जिम्मेदारी नहीं होती, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? relation between principal and person duly appointed by agent to act in business of agency, where an agent holding an express or implied authority to name another person to act for the principal in the business of the agency has named another person accordingly. Such person is not a sub agent but an agent of the principal for such part of the business of the agency as is interested to him. अब ये क्या बात कर रहा है? ये बेसिकली एक शब्द में, एक वर्ड में मैं बोलूं तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की बात कर रहा है। ये सेक्शन 194 सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की बात कर रहा है, जहां पर जो एक एजेंट होता है वो खुद एक दूसरा एजेंट अपॉइंट करके देता है। एजेंट खुद एक दूसरा एजेंट, सब एजेंट अपॉइंट नहीं करता, सब एजेंट नहीं होता है वो जो अपॉइंट करता है, खुद एक दूसरा एजेंट अपॉइंट करता है कुछ काम के लिए, तो उसको हम लोग, और वो जो दूसरा आदमी अपॉइंट करता है वो उसका फिर प्रिंसिपल का एजेंट बन जाता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी, थर्ड रिलेशनशिप नहीं होती, थर्ड पर्सन रिलेशनशिप। यहाँ पर जो एजेंट ने जो आदमी अपॉइंट किया है, एजेंट ने, एक मिनट में आपको डायग्राम से समझाता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये मान के चलते हैं, ये है ए, अरे 1 2 3 लिख देता, ज्यादा इजी होता, इससे गलती कर दी एबीसी लिख के। अब समझ जाना जो भी है। अब जैसे कि ये जो ए है वो प्रिंसिपल है, ये एजेंट है। अब सब एजेंट में क्या होता है कि ये जो है ये एजेंट है, ये प्रिंसिपल है, और ये एजेंट क्या करता है, एक और सब एजेंट अपॉइंट कर देता है, ठीक है। ये जो है ये इसको अपॉइंट करता है, फिर ये जो है ये इसको अपॉइंट करता है। तो ये जो है ये आदमी जो है सब एजेंट जो है ये इसके थ्रू इससे बात करेगा, डायरेक्ट नहीं। लेकिन अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, ये जो ए जो है ये एजेंट है, और फिर ये जो एजेंट है दूसरे काम के लिए अब दूसरे आदमी को अपॉइंट कर देता है, तो ये जो है ये एक और एजेंट बन जाता है उसका। तो ये जो है ये डायरेक्ट इससे बातचीत कर सकता है, डायरेक्ट इससे बातचीत कर सकता है। इलिस्ट्रेशन देखते हैं, इलिस्ट्रेशन से आपको समझ में आ जाएगा क्या बात हो रही है। A directs B his solicitor to sell his estate by auction
and to employ an auctioneer for the purpose. B names C an auctioneer to conduct the sale. C is not a sub agent but A is agent for the conduct of the sale. भैया A ने B को बोला कि जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो स्टेट है, वो ऑक्शन करवाओ और ऑक्शन के लिए कोई आदमी ढूंढो। अब B जो है वो C को अपॉइंट कर लेता है। अब C जो है वो सब एजेंट तो नहीं होता लेकिन एक एजेंट बन जाता है A का। ये है मतलब बी ने खुद अपॉइंट किया है, बी ने खुद सी को अपॉइंट किया है किसी काम के लिए। अब वो जो सी है वो सब एजेंट नहीं है, वो खुद एक अब एजेंट बन जाता है डायरेक्ट। बी इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए ऑथराइजेस बी अ मर्चेंट इन कैलकाटा टू रिकवर द मनी ड्यू टू ए फ्रॉम सी एंड कॉर्पोरेशन। बी इंस्ट्रक्ट्स डी अ सॉलिसिटर टू टेक लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट सी एंड कॉर्पोरेशन for the recovery of the money. D is not a sub agent but is solicitor for A. समझ में आ गया होगा आपको। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि जो B जो होता है, B जो होता है एक एजेंट होता है। अब A क्या बोलता है, A B को बोल देता है कि भाई C एंड कॉर्पोरेशन से अपना कुछ पैसा ड्यू है, इसके लिए कुछ करो, आप कुछ करो, पैसा निकालो कैसे भी। तो B क्या करता है, D को अपॉइंट कर देता है, एक सॉलिसिटर को अपॉइंट कर देता है जो लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू अब पैसा निकलेगा। तो जो डी होता है उसको अपॉइंट तो बी करता है लेकिन वो सब एजेंट नहीं होता क्योंकि अब वो डायरेक्ट ए से कांटेक्ट में है, डायरेक्ट ए के कांटेक्ट में है। कुछ अलग काम है, कुछ अलग काम है तो डायरेक्ट ए के कांटेक्ट में, तो डी कोई सब एजेंट नहीं है लेकिन सॉलिसिटर है ए का। ठीक है। एजेंट्स ड्यूटी इन नेमिंग सच पर्सन, in selecting such agent for his principal, an agent is bound to exercise the same amount of discretion as a man of ordinary prudence would exercise in his own case, and if he does this he is not responsible to the principal for the act or negligence of the agent so selected। भैया अब कुछ आदमी सिलेक्ट करने की बात है, मतलब कि अगर एक आदमी है प्रिंसिपल, उसका एक एजेंट है और एजेंट प्रिंसिपल ने एजेंट से बोला है कि भाई कोई आदमी देखो, मतलब कोई नया एजेंट देखो। अब जो नया एजेंट है वो सिलेक्ट कैसे करेगा, तो सिलेक्ट बिल्कुल जो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला जो आदमी होगा, कॉमन सेंस वाला जो मैं बोलूं, एक नॉर्मल इंसान, जिस भी तरीके से एक नॉर्मल इंसान जो देखेगा, जो एक क्षमता होती है, एक पावर होती है, एक सही चीज राइट और रॉन्ग समझने की, सब सोच समझ के सिलेक्शन करना पड़ेगा उसको। जरा सी भी नेग्लिजेंस उस टाइम पे नहीं दिखानी है। अगर आपको सब कुछ सही करते हो, सही आदमी को आप चुनते हो, उसके बावजूद अगर वो आदमी गलती कर देता है तो आप जिम्मेदार नहीं हो। ठीक है। इलिस्ट्रेशन देखते हैं। ए इंस्ट्रक्ट्स बी अ मर्चेंट टू बाय अ शिप फॉर हिम। बी एम्प्लॉयज अ शिप सर्वेयर ऑफ गुड reputation to choose a ship for A. The surveyor makes the choice of negligently and the ship turns out to be unseaworthy and is lost. B is not, but the surveyor is responsible to A. भैया अब ए ने बोला बी को कि यार मुझको एक शिप खरीदनी है, कुछ करो देखो। तो बी क्या करता है, एक शिप सर्वेयर को हायर करता है। वो अच्छा शिप सर्वेयर है, अच्छा गुड रेपुटेशन वाला। तो यहाँ पर बी ने तो कोई गलती नहीं करी, अब शिप सर्वेयर ने गलती कर दी शिप चूज करने में, तो यहाँ पर बी जिम्मेदार नहीं होगा लेकिन जो शिप सर्वेयर है वो जिम्मेदार जरूर होगा। ठीक है। बी इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए कंसाइंस गुड्स टू बी अ मर्चेंट फॉर सेल। बी इन ड्यू कोर्स एम्प्लॉयज एन ऑक्शनर इन गुड क्रेडिट टू सेल द गुड्स ऑफ ए एंड अलाउज द ऑक्शनियर टू रिसीव द प्रोसीड्स of the sale. The auctioneer afterwards become insolvent without having accounted for the proceeds. B is not responsible to A for the proceeds. भैया A प्रिंसिपल है, B उसका एजेंट है, एक मर्चेंट है। अब यहाँ पर क्या होता है कि A जो प्रिंसिपल होता है वो अपना जो गुड्स सामान है उसको बेचने के लिए B को बोलता है। अब बी क्या करता है कि एक आदमी को अपॉइंट कर लेता है सामान बेचने के लिए, एक ऑक्शनियर उसको अपॉइंट करता है। अब जो ऑक्शनियर होता है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। अब उसके लिए बी जिम्मेदार नहीं है, बी जिम्मेदार नहीं है, उसने जो भी अपनी ड्यूटी थी वो उसने अपनी पूरी सही से करी थी, उसके लिए बी जिम्मेदार नहीं है। अब आते हैं हम लोग रेटिफिकेशन के ऊपर।
रेटिफिकेशन। अब रेटिफिकेशन क्या होता है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, हालांकि कंफ्यूज होने जैसा कुछ है नहीं इसमें। रेटिफिकेशन क्या होता है कि अब प्रिंसिपल ने एक एजेंट को हायर किया, तो अब एजेंट कोई भी काम करेगा प्रिंसिपल को या तो पता रहेगा या जो भी होगा उसको सब पता होगा, पता है। लेकिन मान लो एजेंट जो है अगर कोई काम कर देता है जो कि प्रिंसिपल के नॉलेज में नहीं है, अगर कोई एजेंट ऐसा काम करता है जो कि प्रिंसिपल के नॉलेज में नहीं है, तो प्रिंसिपल क्या करेगा, दो चीजें कर सकता है, या तो वो काम को एक्सेप्ट कर लेगा या फिर मना कर देगा। तो एक्सेप्ट कर लिया तो क्या कर लिया उसने, रेटिफाई कर लिया, रेटिफिकेशन, रेटिफाई कर लिया, अप्रूव कर दिया, और मना किया तो क्या, डिसऑन किया। यही बात करता है हमारा सेक्शन 196, राइट ऑफ पर्सन हैज टू एक्ट डन फॉर हिम विदाउट हिज अथॉरिटी, इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन, where acts are done by one person on behalf of another but without his knowledge or authority, he may elect to ratify or to disown such acts. If he ratify them, the same effects will follow as if they had been performed by his authority. ठीक है, क्या बोल रहा है कि अगर कोई जो आदमी होता है, एक आदमी बिना दूसरे आदमी के नॉलेज के अगर कोई काम करता है तो उस आदमी के पास एक राइट होता है। सीधी सी बात है, एक एजेंट अगर बिना प्रिंसिपल की नॉलेज के कोई काम करता है तो प्रिंसिपल के पास दो रास्ते हैं, या तो उस काम को अप्रूव कर दे यानी कि रेटिफाई कर दे, या फिर मना कर दे। हाँ करता है तो बढ़िया है, डिसऑन करता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रेटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, मतलब हाँ वो या तो अगर रेटिफाई कर रहा है तो दो तरीके से कर सकता है, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली। कैसे, देखते हैं। ए, without authority buys goods for B, afterward B sells them to C on his own account. B's conduct implies a ratification for the purchase made for him by A. A क्या करता है, A जो है एजेंट होता है B का। A क्या करता है, B के लिए कुछ सामान खरीद लेता है बिना B को बताए, बिना B की अथॉरिटी के सामान खरीद लेता है। अब B क्या करता है, B जो सामान है वो C को सेल कर देता है। उसने कुछ ऐसे कुछ बातचीत नहीं करी, बढ़िया है ऐसा वैसा, लेकिन बस जो सामान है वो बी को सेल कर देता है अपने नाम पे, अपने नाम पे। तो ये जो उसका एक्ट है ये क्या बता रहा है कि हाँ उसने जो ए का जो एक्ट किया वो रेटिफाई कर दिया, अप्रूव कर दिया। ठीक है, अब आते हैं बी क्या बोलता है, ए विदाउट बीज अथॉरिटी लैंड बीज मनी टू सी, आफ्टरवर्ड बी एक्सेप्ट्स इंटरेस्ट ऑन द मनी फ्रॉम सी, बीज कंडक्ट इंप्लाइज द रेटिफिकेशन ऑफ द लोन। अब यहाँ पे ये बी वाला क्या बोल रहा है कि ए जो है वो बी के जो पैसा है, बी का जो पैसा है उसने सी को उधार दे दिया। बी का पैसा, बी का मनी सी को उधार दे दिया बिना बी की अथॉरिटी के। एक एजेंट ने अपने प्रिंसिपल का पैसा उधार दे दिया बिना उसकी अथॉरिटी के। अब उसके बाद जो प्रिंसिपल है, जो बी है, वो टाइम टू टाइम इंटरेस्ट वसूल रहा है अपने पैसों का। अब यहाँ पर ये जो उसका कंडक्ट है ये क्या बता रहा, रेटिफिकेशन ऑफ द लोन, अप्रूव कर दिया उसने उस एक्ट को। अब यहाँ पर वो चाहता तो मना भी कर देता। नॉलेज रिक्विजिट फॉर वैलिड रेटिफिकेशन, नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाय अ पर्सन हुज नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस इज मटेरियली डिफेक्टिव। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर वो जो बोलते हैं ना नॉलेज ऑफ फैक्ट, नॉलेज ऑफ फैक्ट, यहाँ पर जो नॉलेज ऑफ द फैक्ट है वो डिफेक्टिव है, तो ये जो रेटिफिकेशन है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। जो उसने अप्रूव किया है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जो फैक्ट बताए गए हैं वो वैसे ही डिफेक्टिव है, तोड़े मोड़े करके या कुछ भी उल्टा सीधा बेवकूफ बनाया उसको, तो ये रेटिफिकेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। अब आते हैं 199 पे। 199 क्या बात कर रहा है, इफेक्ट्स ऑफ रेटिफाइंग अनऑथराइज्ड एक्ट forming part of transaction. A person ratifying any unauthorized act done on his behalf ratifies the whole of the transaction on which such act formed a part. ठीक है, अब ये क्या बात कर रहा है कि अगर कोई आदमी बहुत दो तीन, मान लो बहुत एक एक्ट, दो तीन एक्ट हुए हैं एक साथ, एक ही एक्ट का दो तीन हिस्से हैं, अब उसमें से एक पार्ट वो अप्रूव, एक पार्ट वो रेटिफाई कर देता है, एक पार्ट वो रेटिफाई कर देता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो पूरा एक्ट है वो रेटिफाई हो गया है। अगर कोई एक भी इफेक्ट्स ऑफ रेटिफाइंग अनऑथराइज्ड एक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन का एक पार्ट वो रेटिफाई कर देता है, तो ये क्या है, द होल ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ सच एक्ट फॉर्म्ड अ पार्ट, रेटिफाइज द होल ऑफ द ट्रांजैक्शन। एक पार्ट, एक एक्ट अगर वो रेटिफाई कर देता है, इसका मतलब क्या,
क्या क्या हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या रेटिफाइज एनी अनऑथराइज्ड एक्ट, इसका मतलब क्या, रेटिफाइज द होल ऑफ द ट्रांजैक्शन। ठीक है, अगर एक भी एक्ट उसको वो रेटिफाई कर देता है, इसका मतलब पूरा एक्ट वो रेटिफाई कर रहा है। Ratification of unauthorized act cannot injure third person. An act done by one person on behalf of another without such other person's authority, which if done with authority would have the effect of subjecting a third person to damages or of terminating any right or interest of a third person, cannot by ratification be made to have such effect. मतलब कि कोई एक ऐसा प्रिंसिपल, अगर कोई एक ऐसा एक्ट रेटिफाई कर रहा है जिससे थर्ड पर्सन को इंजरी हो रही है कोई, तो वो एक्ट रेटिफाई नहीं हो सकता। इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए, नॉट बीइंग ऑथराइज्ड देयर टू बाय बी demands on behalf of B the delivery of a chattel, the property of B from C who is in possession of it. This demand cannot be ratified by B so as to make C liable for damages for his refusal to deliver. अब ये इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है कि A एक एजेंट है, B ने उसको ऑथोराइज नहीं किया है। तो A क्या करता है, C के पास जाता है कुछ गुड्स लेने के लिए, चैटल लेने के लिए सी के पास जाता है, सी के पास है वो चैटल अभी, तो ए क्या करता है, उसके पास जाता है। बी ने उसको बोला कुछ नहीं है ना, उसको ऑथराइज किया है, सी के पास जाता है। तो ये जो उसकी डिमांड है ये रेटिफाई नहीं हो सकती, बी उसको रेटिफाई नहीं कर सकता। क्यों? सो एज टू मेक सी लायबल फॉर डैमेजेस फॉर हिज रिफ्यूजल टू डिलीवर। क्योंकि अगर मान लो उसने सी ने उसको मना कर दिया तो ये तो फिर डैमेज हो जाएगा। डैमेज कर मतलब ये आप डैमेज कर रहे हो, अगर खुद प्रॉपर्टी अगर आप प्रिंसिपल की एजेंट को नहीं दे रहे तो ये तो आप फिर डैमेज, आपको फिर सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा कैसा डैमेज, मतलब आप सामने वाले ने जब आपको ऑथराइज ही नहीं किया तो आप कैसे लेने आ सकते हो? तो ये जो एक्ट है ये रेटिफाई नहीं कर सकता भी। दूसरा देखते हैं, ए होल्ड्स अ लीज फ्रॉम बी टर्मिनेबल ऑन 3 months नोटिस। C, an unauthorized person gives notice of termination to A. The notice cannot be ratified so as to be binding on A. ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि A जो है वो B से लीज के थ्रू बंधा हुआ है, किसी चीज की लीज होगी उसके पास, A के पास, जो कि टर्मिनेबल ऑन 3 months, 3 महीने के नोटिस पे वो टर्मिनेट हो सकती है। ठीक है, अब C एक आदमी है, अनऑथराइज्ड पर्सन है, ए को नोटिस देता है, तो भैया तू कौन होता नोटिस देने वाला? तो ऐसा, तो ये जो अगर उसने काम किया है तो ये कोई रेटिफाई थोड़ी, अप्रूव थोड़ी होगा बी के थ्रू, बी के द्वारा अप्रूव थोड़ी होगा। तो तू कौन, जब तेरे को ऑथराइज ही नहीं किया तो तू कौन होता है नोटिस देने वाला? समझ रहे ये बात। हम लोग रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी के ऊपर, रिवोकेशन अथॉरिटी कब रिवोक की जा सकती है, तो 201 क्या बोलता है, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। ठीक है, तो अब इसमें जो पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स कि कब रिवोक की जा सकती है। एन एजेंसी इज टर्मिनेटेड बाय द प्रिंसिपल रिवोकिंग हिज अथॉरिटी, अगर प्रिंसिपल ने अपनी अथॉरिटी रिवोक कर ली है, या फिर और बाय द एजेंट रिनाउंसिंग द बिजनेस ऑफ द एजेंसी। ठीक है, और बाय द बिजनेस ऑफ द एजेंसी बीइंग कंप्लीटेड, or by either the principal or agent dying or becoming unsound of mind, or by the principal being educated and insolvent under the provision of act for the time being in force for the relief of insolvent debtors। ठीक है, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो खुद एक बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट ये हो गया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, अगर इनमें से कुछ भी होता है तो जो अथॉरिटी, जो एजेंसी है वो रिवोक हो जाएगी। ठीक है, अब ये करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिसमें मैं भी कंफ्यूज था पहले, कि जो डीलरशिप होती है, कार की डीलरशिप या मोटरसाइकिल की डीलरशिप, किसी भी चीज की डीलरशिप होती है, तो जो डीलर होता है तो क्या वो एक एजेंट होता है उस कंपनी का?
एजेंट होता है क्या वो कंपनी का? ठीक है, तो इस सवाल का जवाब मैं वीडियो के एंड में दूंगा। अभी ये कंटिन्यू कर लेते हैं, तब तक आप सोच सकते हैं, तो सोचो कि होगा या नहीं होगा। क्योंकि हम वैसे तो नॉर्मल भाषा में तो उसको एजेंसी बोलते हैं कि अगर मेरे पापा ने अगर मान लो गाड़ी की वो खोली है, डीलरशिप खोली है, तो ज्यादातर लोग एजेंसी खोल ली, तो क्या वो पापा मेरे एजेंट हो जाएंगे क्या? ये तो अब क्या बात हो रही है 202 में, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी वेयर एजेंट हैज एन इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर, वेयर द एजेंट हैज himself an interest in the property which form the subject matter of the agency cannot in the absence of the express contract be terminated to the prejudice of such interest। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा एक वेयर द एजेंट हैज हिमसेल्फ एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, यहाँ पर एजेंट का खुद इंटरेस्ट हो प्रॉपर्टी में, द एजेंसी कैन नॉट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट, बिना एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। अब इसका मतलब क्या, देखते हैं इलस्ट्रेशन में क्या बोलना चाह रहा है। A gives authority to B to sell A's land and to pay himself out of the proceeds the debts due to him from A. A cannot revoke this authority nor can it be terminated by his insanity or death। ठीक है, अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि ए जो है, एक प्रिंसिपल है, ये बी को अथॉरिटी दे देता है, बी को मान एक एजेंट बना लेता है कि ए की जमीन बेचने के लिए। ए बी को एजेंट बनाता है कि यार मेरी जमीन बिचवा दे यार, ठीक है, और जो पैसा है वो तू खुद रख लेना। क्यों? क्योंकि डेट देने थे उसको, ए को बी को पैसा देना था, तो ए क्या बोलता है कि भाई ये तू मेरी जमीन बिचवा दे और पैसा तू रख लेना। अब ए कैन नॉट रिवोक दिस अथॉरिटी नॉर कैन इट बी टर्मिनेटेड बाय हिज इंसैनिटी और डेथ। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये रिवोक नहीं, ए कैन नॉट रिवोक दिस अथॉरिटी, ये उस अथॉरिटी जो है वो बी से ले नहीं सकता वो, और ये टर्मिनेट भी नहीं हो सकता। अगर मान लो बी मर भी जाता है तो वो टर्मिनेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बोल रहा था। अब आते हैं बी पर। A consigns 1,000 bales of cotton to B, who has made advances to him on such cotton and desires B to sell the cotton and to repay himself out of the price the cotton of his own advances. A cannot revoke this authority। ये वही है सेम टू सेम एग्जांपल कि ए ने बी को हायर किया कि भैया 1000 ये बिकवा दे, तो जो भी एडवांस वगैरह होगा वो तेरा बकाया है वो मैं दे दूंगा, ये सब ऐसा है सेम टू सेम। यहाँ पर मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर वेयर एजेंट हैज एन इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पर एजेंट का खुद एक इंटरेस्ट है, बी का इंटरेस्ट है, यहाँ पर भी बी का इंटरेस्ट है, जो एजेंट है उसका खुद का एक इंटरेस्ट है, तो वो रिवोक टर्मिनेट एजेंसी तब टर्मिनेट नहीं हो सकती जहां पर खुद एक एजेंट का इंटरेस्ट हो जाए। When principal may revoke agent's authority, अब प्रिंसिपल खुद कब एजेंट की अथॉरिटी रिवोक कर सकता है? The principal may save as it otherwise provided by the last preceding section, revoke the authority given to his agent at any time before the authority has been exercised as to bind the principal। ये क्या बोल रहा है कि प्रिंसिपल जो है वो खुद एजेंट की अथॉरिटी रिवोक कर सकता है, ले सकता है, कब? या तो ये जो लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन में ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं तब ले सकता है, कभी भी रिवोक कर सकता है वो। ठीक है, इनमें से एट एनी टाइम बिफोर द अथॉरिटी हैज बीन एक्सरसाइज्ड, जो एजेंट की अथॉरिटी है वो एक्सरसाइज होने से पहले कभी भी वो वापस ले सकता है। एजेंट की अथॉरिटी एक्सरसाइज होने से पहले एक बार अथॉरिटी तो बाइंड हो जाता है प्रिंसिपल। ठीक है, एजेंट की अथॉरिटी एक्सरसाइज होने से पहले कभी भी वो अपनी जो अथॉरिटी है वापस ले सकता है। अब आते हैं 204, रिवोकेशन वेयर अथॉरिटी हैज बीन partly exercised. The principal cannot revoke the authority given to his agent after the authority has been partly exercised so far as regards such acts and obligation as arise from acts already done in the agency। वही बात हो गई, अगर जो अथॉरिटी है वो पार्टली एक्सरसाइज हो गई है तो फिर
यहाँ पर प्रिंसिपल रिवोक नहीं कर सकता। द प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक पार्टली एक्सरसाइज। मतलब क्या है इसका, इलिस्ट्रेशन देखते हैं। ए ऑथराइजेस बी टू बाय 1000 bells of cotton on account of A and to pay for it out of his money remaining in B's hand. B buys 1000 bells of cotton in his own name so as to make himself personally liable for the price. A cannot revoke B's authorities so far as regards payment for the cotton. अब ये क्या करता है, बी को बोलता है कि भाई तू 1000 बेल्स ऑफ कॉटन खरीद ले, ठीक है। अब ए क्या करता है, अब बी क्या करता है कि खरीद लेता है, लेकिन किसके नाम पे, खुद के नाम पे। एजेंट खुद के नाम पे खरीद लेता है जो वो है। तो यहाँ पर जो है वो अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, जो ए है, वो अब कैन नॉट रिवोक बीज अथॉरिटी फॉर पेमेंट फॉर द कॉटन। अब उसको पैसा देना पड़ेगा क्योंकि उसने पैसा खर्च कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर जो अथॉरिटी है वो आधी एक्सरसाइज हो चुकी है, पैसा दे दिया है और डिलीवरी भी। तो यहाँ पर जो है पेमेंट देना पड़ेगा, उसको रिवोक नहीं कर सकता वो अथॉरिटी। अब यहाँ पर अब दूसरा देखते हैं, ए ऑथराइजेस बी, पूरा का पूरा सेम है, ये फर्क है। इन हिज ओन नेम, इन एज नेम। यहाँ पर जो एजेंट है वो खुद के नाम पे खरीदता है और यहाँ पर जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के नाम पे खरीदता है। यहाँ पर रिवोक नहीं हो सकती थी, यहाँ पर रिवोक हो सकती है। क्यों? क्योंकि अब खुद का पैसा थोड़ी खर्च हुआ है, यहाँ पर तो प्रिंसिपल का पैसा खर्च हुआ है। तो आपका क्या नुकसान, तो यहाँ पर तो रिवोक की जा सकती है अथॉरिटी, ठीक है। अब देखते हैं 205, कंपनसेशन फॉर रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल और renunciation by agent, where there is an express or implied contract that the agency should be continued for any period of time, the principal must take compensation to the agent or the agent to the principal, as the case may be, at any previous or renunciation of the agency without sufficient cause. अगर कोई टाइम फिक्स कर दिया है कि इतने टाइम तक ये जो चलेगी, जो हमारी एजेंसी इतने टाइम तक चलेगी, और अगर उससे पहले अगर कोई पीछे हट रहा है, प्रिंसिपल रिवोक कर रहा है या एजेंट पीछे हट रहा है, तो अब किसी को भी जो भी नुकसान होगा, मान लो प्रिंसिपल को नुकसान होता है एजेंट के पीछे हटने से, तो एजेंट नुकसान की भरपाई करेगा। और अगर मान लो एजेंट को नुकसान हो रहा है प्रिंसिपल के पीछे हटने से, तो प्रिंसिपल नुकसान की भरपाई करेगा, जो भी पीछे हट रहा है, अगर किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर एजेंसी है तो, ठीक है। अब 206, नोटिस ऑफ रिवोकेशन और रिनंसिएशन। रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा। रीजनेबल नोटिस अगर नहीं देते हो आप फिर, और उसके बाद किसी को नुकसान होता है, तो वो नुकसान की भरपाई जिससे हुई है, ठीक है। रिवोकेशन एंड रिनंसिएशन में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। रिवोकेशन में बी एक्सप्रेस और में बी इम्प्लाइड इन द कंडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल और एजेंट रिस्पेक्टिवली। इलिस्ट्रेशन, इम्प्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है। कैसे? ए एम्पावर्स बी टू लेट एज हाउस, आफ्टरवर्ड ए लेट्स इन इट हिमसेल्फ। अब ए ने क्या बोला होगा कि बी को बोला कि भाई मेरा घर का ध्यान रखना, घर में ही रहना। उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद, मान लो 2 घंटे के लिए बोला, ए जो है आधे घंटे के अंदर ही घर में आ जाता है। तो ये क्या होता है, रिवोके, अब उसकी जो बी को एजेंट बनाया कि भाई घर का ध्यान रखना, अब ए खुद ही घर में आ गया, तो ये क्या हो गया, रिवोकेशन हो गई अथॉरिटी की। और बोला नहीं, इम्प्लाइड है वो, तो भाई घर में आ गया तो मैं रख सकता हूं ध्यान, ठीक है। अब अगला क्या है, when termination of agent's authority when take effect as to agent and as to third person, the termination of the authority of an agent does not, so far as regard the agent, take effect before it becomes known to him, so far as regards third person before it becomes known to them। देखिए अब ये सेक्शन क्या बोल रहा है, ये सेक्शन थर्ड पर्सन को इंक्लूड कर रहा है। कि मान लो क्या बोल रहा है, पहले हम हेडिंग देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हेन टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी टेक्स इफेक्ट एज टू एजेंट एज टू थर्ड पर्सन। एजेंट के टर्मिनेट होने से एजेंट को तो फर्क पड़ ही रहा है, लेकिन थर्ड पर्सन को भी फर्क पड़ रहा है। तो फिर क्या होगा, जैसे इलिस्ट्रेशन देखते हैं, ए डायरेक्ट्स बी टू सेल गुड्स फॉर हिम एंड एग्रीज टू गिव बी 5%। ए क्या बोलता है बी को कि भाई मेरा गुड्स बेचो, मैं तुमको 5% दूंगा कमीशन ऑन द प्राइस फिक्स्ड बाय द गुड्स
A afterwards by letter revoke B's authority. B after the letter is sent but before he receives it sell the goods for 100 rupees. The sale is binding on A and B is entitled to 5 rupees as his compensation. भाई अब ये क्या बोलता है कि भाई तू मेरा ये जो काम है, जो मेरा सामान है वो बिकवा दे और जितने में बिकवाएगा उसका 5% तेरा। अब ए ने तो जो उसका सामान है, जो गुड्स है, वो 100 रुपए में बिकवा दिया। अब और बिकवाने से पहले ए ने उसको लेटर लिखा था रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी का कि भाई मैं तुमको एजेंट नहीं मान रहा, लेकिन उसके पढ़ने से पहले ही, वहां तक पहुंचने से पहले ही उसने तो सामान बेच दिया था, तो वो तो हकदार होगा ना कि भाई आपने रिवोक करने से पहले ही मेरा काम हो गया, भले ही मेरे को बाद में पता चला तो क्या हुआ। तो ये यहाँ पर तो बी इज एंटाइटल्ड टू 5 रुपीज ऑन हिज कमीशन, बी इज एंटाइटल्ड। अब दूसरा देखते हैं, ए एट मद्रास बाय लेटर डायरेक्ट्स बी टू सेल फॉर हिम सम कॉटन लाइंग इन अ वेयरहाउस इन बॉम्बे एंड आफ्टरवर्ड्स बाय लेटर रिवोक्स हिज authority to sell and directs B to send the cotton to Madras. B after receiving the second letter enters into a contract with C who knows of the first letter but not of the second for the sale to him of the cotton. C pays B the money with which B escorts. C's payment is good as against A. अब ये क्या बोल रहा है कि ए एक प्रिंसिपल है, बी एक एजेंट है। ए ने क्या बोला बी को कि भाई जो मेरा कॉटन है वो तुम बम्बई में कहीं बेच दो, ठीक है। और उसने फिर जो कॉटन है वो बी को बम्बई भेज दिया जिससे बी बेच सके, ठीक है। अब फिर लेटर के थ्रू ये बताता है बी को। अब दूसरा लेटर वो तैयार करता है। दूसरे लेटर में क्या लिखा होता है बी के लिए कि भाई मैं तुम्हारी अथॉरिटी रिवोक कर रहा हूँ और ये जो तुम कॉटन जो मैंने भेजी है वो वापस मेरे मद्रास भेज दो तुम। अब बी को सेकंड लेटर मिल तो जाता है, लेकिन मिलने के बाद जो बी है वो सी से कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है कॉटन के लिए, कॉटन की खरीद के लिए सी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है वो कि हाँ मैं तुमको कॉटन बेच दूंगा, तुम पैसे दोगे, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब सी को पता नहीं था, सी को तो अभी भी ये लग रहा था कि जो बी है वो एक आदमी है। अब सी से वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है बी और सी पैसे भी दे देता है और पैसे लेके जो बी है वो फरार हो जाता है। अब C's पेमेंट इज गुड एज अगेंस्ट ए। अब सी ने तो पैसा दे दिया, अब सी दोबारा पैसा देने के लिए लायबल नहीं है। अब देखते हैं सी क्या बात कर रहा है। A directs B his agent to pay certain money to C. A dies and D takes out Robert to his will. B after A's death but before hearing of it pays the money to C. The payment is good as against D the executor. अब ये क्या है, A जो है वो बोलता है B को कि भाई अपने एजेंट को कुछ पैसा C को देने के लिए ए बी को बोलता है, अपने एजेंट को बोलता है कि कुछ पैसा जो है वो सी को दे दो। ए मर जाता है तुरंत बाद उसके, ठीक है। अब डी जो है अपने विल के अनुसार जो ए ने अपनी विल बनाई थी उस पैसे का हकदार डी था। अब लेकिन ये सब जानने से पहले बी ने ये सब जानने से पहले जो पैसा है वो सी को दे दिया, पैसा सी को दे दिया। तो हाँ बिल्कुल दे सकता, कोई लायबल नहीं है उसके लिए, भैया पता ही नहीं था, ठीक है। अब आते हैं 209 के ऊपर। 209 क्या बोलता है, एजेंट्स ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल्स डेथ और इंसैनिटी। When an agency is terminated by the principal dying or becoming of unsound mind, the agent is bound to take on behalf of the representatives of his late principal all reasonable steps for the protection and preservation of the interest entrusted to him, ठीक है। अब ये एक एजेंट की ड्यूटी होती है कि मान लो अगर जो प्रिंसिपल है वो मर जाता है या फिर पागल हो जाता है किसी भी तरीके से, तो अब अपना काम तो वो सही से करे ही करे और लेकिन अब जिस भी चीज के लिए उसको रखा है, जो भी अथॉरिटी दी है, सारी वो ऑल रीजनेबल स्टेप्स उठाए किसके लिए, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द इंटरेस्टेड टू हिम। इसके लिए वो एक रीजनेबल स्टेप्स उठाए। रीजनेबल स्टेप्स यानी कि जो भी उसको करना है, जो बिजनेस बचाने के लिए जो भी जिसके लिए भी उसको रखा हुआ है भरोसा, वो उसके लिए वो प्रॉपर स्टेप्स उठाए। ये एक ड्यूटी होती है एजेंट की। टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी। अब सब एजेंट की अथॉरिटी कब, सीधी सी बात है, अगर पेड़ कट गया तो आम बचेगा क्या। अगर एजेंट the termination of the authority of an agent causes the termination of the authority of all sub agents appointed by him.
अगर एजेंट की अथॉरिटी छिन जाएगी तो सारे सब एजेंट, उसके जितने भी सब एजेंट, सबकी अथॉरिटी छिन गई, सीधी सी बात है ये। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ड्यूटीज ऑफ एजेंट्स की। ड्यूटीज ऑफ एजेंट्स की पहली ड्यूटी क्या है? एजेंट्स ड्यूटी इन कंडक्टिंग प्रिंसिपल्स बिजनेस। प्रिंसिपल बिजनेस किसका? प्रिंसिपल का। तो किसके हिसाब से चलना पड़ेगा आपको? अपने प्रिंसिपल के हिसाब से। तो एजेंट की ड्यूटी होती है कि वो जो भी काम करे वो प्रिंसिपल के डायरेक्शन के हिसाब से करे, जो भी प्रिंसिपल बोले उसके हिसाब से करे। अब कुछ अथॉरिटी दी है तो वो तो कुछ है कि हाँ आप अपने हिसाब से भी काम कर सकते हो, लेकिन अगर आप कहीं भी फंस जाओ, कुछ उल्टे सीधे आपको डिसीजन लेने पड़े, तो वहां पर आप प्रिंसिपल से कंसल्ट जरूर, बातचीत आपको जरूर करनी पड़ेगी। आपको ड्यूटी होती है एजेंट की कि काम करे सबसे पहले तो उसके प्रिंसिपल के हिसाब से करे, और कहीं फंस जाए तो वहां पे प्रिंसिपल से कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है। वहां पर आपको बातचीत करके उसकी, क्योंकि अब डायरेक्शन तो आपको प्रिंसिपल के लेना पड़ेगा ना, उसके हिसाब से चलना, बिजनेस उसका है। तो फिर स्किल्ड एंड डिलीजेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द एजेंट, है ना, कि अब एजेंट है, एजेंट को काम करना है तो करना कैसे? स्किल्ड एंड डिलीजेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम एजेंट। जो भी स्किल्स है, डिलीजेंस है, अपना काम करते करते आपको अपनी सारी स्किल्स का यूज करना है, सारे सेंसेस का आपको यूज करना है जितना आप कर सकते हो। ठीक है, मान लो मैंने एक बेस्ट एडवर्टाइजर को रखा हुआ है अपना जो पर्चे वर्चे बांटने के लिए, अच्छी तरीके से वो करने के लिए, तो आप जितना प्रमोट कर सकते हो, जितनी क्रिएटिव तरीके से कर सकते हो, स्किल्स वगैरह लगा सकते हो, वो तो आपको लगानी है, ये तो आपकी ड्यूटी है। एजेंट्स अकाउंट्स, यानी कि जो भी आप लेन देन का जो भी अकाउंट है, आप इतना कर रहे हो, आप प्रिंसिपल का काम कर रहे हो, तो कुछ अकाउंट तो आप बनाओगे ही ना। तो ये अकाउंट जो है वो प्रॉपर तरीके से बनाना और दिखाना प्रिंसिपल को, ये भी एक ड्यूटी है। एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल, कम्युनिकेट करना प्रिंसिपल से कि भाई मैंने ये क्या किया, आज क्या किया, ये समझ में नहीं आ रहा सर, वो समझ में नहीं आ रहा, ये क्या करूं, ऐसे करूं, आज ये कर दिया। ये जो भी कम्युनिकेट करने जो होता है, ये भी एक ड्यूटी होती है एजेंट की। प्रिंसिपल्स राइट टू बेनिफिट गेन्ड बाय एजेंट डीलिंग ऑन हिज ओन अकाउंट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि प्रिंसिपल का राइट कैसे आ गया, मतलब ड्यूटी चल रही थी उसकी, तो प्रिंसिपल का राइट कैसे आ गया? तो मैं आपको बताऊं कि प्रिंसिपल का राइट एजेंट की ड्यूटी होती है कि, और ड्यूटी ये हमने पहले भी देखा था जब हम बात कर रहे थे बेलमेंट की, एक का राइट दूसरे की ड्यूटी, यही चीज यहाँ पर फॉलो की गई है कि प्रिंसिपल का राइट जो है वो एजेंट की ड्यूटी होती है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है ये? प्रिंसिपल्स राइट टू बेनिफिट गेन्ड बाय एजेंट डीलिंग ऑन हिज ओन अकाउंट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी एजेंट कोई काम करता है, एजेंट कोई भी काम करता है और उससे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, तो वो प्रिंसिपल का राइट होता है, वो प्रिंसिपल का ही राइट होता है। ऐसा नहीं कि आप अपनी जेब में रखो, वो अपने मन से दे दे, वो वाली बात अलग होती है। अगर कुछ एक्स्ट्रा गेन हो रहा है तो वो प्रिंसिपल का राइट है। अब प्रिंसिपल का राइट है तो आपकी क्या है? ड्यूटी है कि जो भी कुछ गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो आप प्रिंसिपल को दो, यानी कि एजेंट जो है प्रिंसिपल को दे। एजेंट्स ड्यूटी टू पे सम्स रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल, अब कुछ काम वाम हो रहा है, किसी भी काम के लिए रखा है, तो जो भी फीस होती है प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल ने आपको रखा है तो जो भी फीस है वो आपको मिलेगी। अब आप क्या खुद रखोगे क्या? ऑब्वियस सी बात है, प्रिंसिपल को दोगे। तो ये भी एक ड्यूटी होती है एजेंट की। हम लोग ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल पे, एजेंट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉफुल एक्ट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या कि अपना काम करते करते कुछ भी अगर कुछ हो जाता है, कुछ भी हर्ट हो जाता है, कुछ भी नुकसान हो जाता है एजेंट का, लॉफुल एक्ट करते करते, लॉफुल एक्ट करते करते और अपनी अथॉरिटी के अंदर, अपने जो काम दिया उसके अंदर कोई लॉफुल एक्ट करते करते अगर कुछ नुकसान हो जाता है उसका, एजेंट का, तो उसको इंडेमनिफाई किया जाएगा। अब इंडेमनिफाई कैसे, मतलब क्या? अब इसका एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक ए है प्रिंसिपल, ए प्रिंसिपल है, वो बी को अपॉइंट करता है कि ये जो भाई मेरा माल है, जो मेरा सामान है, कपड़े वगैरह है, ये
बेच दो जरा जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बेच दो। अब बी क्या करता है, जल्दी से जल्दी सी के अंडर कॉन्ट्रैक्ट में आता है, कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है सी के, एजेंट जो है वो सी के कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। अब वो तो अपना काम ही कर रहा है। अब ए जो है वो मना कर देता है कि नहीं मेरे को नहीं बेचना। अब सी जो है वो केस कर देता है बी के खिलाफ। अब बी के खिलाफ केस करता है तो बी की क्या गलती है इसमें, वो तो अपना काम कर रहा था, लॉफुल एक्ट कर रहा था वो तो अपना। तो जो भी खर्चा होगा बी का एजेंट का वो कौन देगा, वो प्रिंसिपल देगा। एजेंट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट्स डन इन गुड फेथ। गुड फेथ में अगर कोई एजेंट काम करता है तो उसको भी इंडेमनिफाई कौन करेगा, प्रिंसिपल करेगा। इसका क्या एग्जांपल, जैसे कि ए एक आदमी होता है, ए बोलता है बी से कि भाई ये जो घर है ये बिकवा दे। अब जो ए है बताता है कि ये मेरा घर है, बी जो एजेंट है उसको लगता है कि ये उसका घर है, ए का ही घर है, ये बोलता है कि बिकवा दे जरा, तो बी जो है वो बिकवा देता है वो घर। अब जो उसका रियल ओनर है सी, उसको पता चलता है कि यार इन्होंने तो मेरा घर बिकवा दिया, तो सी जो है वो एक बी के खिलाफ केस, जो एजेंट है उसके खिलाफ केस कर देता है। तो इसको क्या पता था ये उसका घर है, ये तो उसने तो गुड फेथ में किया। तो यहाँ पर जो इंडेमनिफाई होगा, जो प्रिंसिपल है वो उसको जो भी खर्चा होगा केस वगैरह का, वो पूरा खर्चा प्रिंसिपल देगा उसको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कंपनसेशन टू एजेंट फॉर इंजरी कॉज्ड बाय प्रिंसिपल्स नेग्लेक्ट। प्रिंसिपल के नेग्लेक्ट के अगर उसके थ्रू अगर एजेंट को कोई भी इंजरी होती है, ठीक है, तो ये एक तरीके से नेग्लिजेंस का भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। लेकिन नेग्लिजेंस अगर प्रिंसिपल और एजेंट के उसमें है तो ये भी एक ड्यूटी है। जैसे कि मान लो कि मैंने एक आदमी को रखा कि भाई जो मेरा घर बन रहा है तू जरा देख ले, ये इन सब से निपट लेना, जो भी कर्मचारी कारीगर वगैरह सबसे निपट लेना तू। अब वो आदमी, अब गलती से क्या मैं ईंट ऊपर ले जा रहा था, एक आध ईंट उसको लग गई मेरी, तो यहाँ पर क्या अब एजेंट को रखा, एजेंट को मेरी वजह से लग गई, तो ये उसका कंपनसेशन कौन करेगा, मैं करूंगा ऑब्वियसली, जो प्रिंसिपल है वो करेगा। अब एजेंट्स राइट ऑफ रिटेनर आउट ऑफ सम्स रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट। अब एजेंट अपना ड्यूटी अथॉरिटी के टाइम पे ड्यूटी करते करते, अपना काम करते करते जो भी खर्चा करता है, जो जेब से खर्चा करता है, इधर उधर जाना, पेट्रोल जलाना या खाना पीना, जो एक्स्ट्रा खर्चा करता है, एक्सपेंसेस हो गए या फिर रेम्यूनरेशन हो गए, जो खर्चा है वो अब प्रिंसिपल की ड्यूटी बनती है कि वो उसको दे। ठीक है, तो ये कुछ ड्यूटीज हैं प्रिंसिपल की, और ये ड्यूटीज हमने डिस्कस कर ली एजेंट की। और ये था हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन का जवाब मैं अभी दे देता हूँ कि डीलरशिप एक एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंट नहीं होता है। डीलरशिप जो है, एक जो डीलर होता है वो एक एजेंट नहीं होता है। क्यों? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि डीलर जो है वो अपने लिए काम करता है, कंपनी के लिए काम नहीं करता है, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है यहाँ पर। अगर डीलर जो है, क्योंकि डीलर क्या करता है, मान लो अगर गाड़ी है तो गाड़ी वो खरीदता है फिर बेचता है, गाड़ी खरीदता है, खुद खरीदता है फिर बेचता है, वो खुद एक बिजनेस चलाता है अपना। अगर मान लो कि वो गाड़ी नहीं खरीदता, बिजनेस, और जो कंपनी है वो डायरेक्ट उनको बोलती कि भाई ये ट्रैक्टर वैक्टर बिकवा दो ना, ये लो 3 ट्रैक्टर, ये लो 4 ट्रैक्टर, खुद को उसकी जेब से कुछ बिजनेस नहीं कर रहा होता, उनके लिए काम करता, तो वो एक एजेंट होता है। यहाँ पर वो डीलर एक एजेंट, डीलरशिप एक एजेंसी नहीं होती। ठीक है, वो एक शोरूम होता है अलग से। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।